सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 9 जिसका नाम है एक माँ की बेबसी, इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं राजेश जोशी। इनके द्वारा रचित इस कविता में रतन नाम के एक अपंग बच्चे की दशा और उसकी माँ की बेबसी का वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, इस कविता में हम एक माँ की बेबसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि इस कविता से हमें हमारे बचपन की यादें आती है। देखो बच्चों, जब हम छोटे थे, मैं मेरी बात कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत सारी कविताएं पढ़ती थी, कहानियाँ पढ़ती थी। तो आज भी उनमें से मुझे बहुत सारी कविताएं याद है, कहानी याद है। तो अगर मैं आज वो कविताओं की जो किताबें हैं या उस कहानियों की जो किताबें हैं आज भी अगर मैं पढूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत दिनों के बाद वो कविता पढ़ी या मैंने पहली बार वो कविता पढ़ी है, क्योंकि हमें सारी वो यादें याद आती हैं। हमारा जो बचपन का चित्र है वो हमें याद आता है और इस कविता को पढ़ने के बाद भी हमें हमारी पुरानी यादें याद आती हैं। तो आइए बच्चों, इस कविता को हम धीरे धीरे पढ़कर हमारी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। इस कविता में रतन जोशी कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है, रतन नाम का, इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है रतन नाम का एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता है। इसमें यहाँ पर शब्द आया है अदृश्य। अदृश्य का मतलब है जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि हमारे आजू बाजू का जो दृश्य है वो अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता है और वो अजीबोगरीब है। आगे कवि कहते हैं रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि रतन नाम का एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता है। वह रोज हम बच्चों के साथ खेलने आता है। वह हमारे साथ खेलते समय एक टूटे खिलौने की तरह लगता है। देखने में रतन बिल्कुल हमारे जैसा एक बच्चा था। जैसे हम बच्चे हैं वैसे ही रतन भी हमारे जैसा ही दिखता था और हमारे जैसा ही रहता था, लेकिन हमसे अलग है क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है, मतलब उसे बोलना नहीं आता। शायद इसीलिए हमारे लिए वह अजूबा है, शायद इसीलिए वह हमारे लिए एक अजूबा है और हमसे अलग है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की झटपटाहटों को। इस पंक्तियों में इशारों का मतलब होता है संकेत, इशारों का मतलब होता है संकेत, और भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ, डरावना। छटपटाहट उसका मतलब होता है बेचैनी। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यह जो रतन नाम का जो बच्चा है यह रोज हमारे साथ खेलने आया करता था, पर खेलते समय थोड़ा घबराता था क्योंकि न तो उसकी घबराहटों को हम समझ पाते थे ना ही उसके इशारों को। अब ये जो रतन था ये बोल नहीं पाता था पर ये इशारे करता था, पर हम उसके इशारों को कभी समझ नहीं पाए और वह खेलते खेलते घबराता भी था। पर वह क्यों घबराता था हमें
समझ में नहीं आता था। वह इशारों में बहुत सारी बातें कह जाता था, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि वह इशारों से क्या कहना चाहता है। उसकी आंखों में हमेशा एक भय समाया रहता था, पर फिर भी उसकी घबराहट हमें समझ नहीं आती थी। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। निहारती का मतलब है देखते रहना। निहारती का मतलब है देखते रहना। बेहतर का मतलब है समझना और अच्छा। बेहतर का मतलब है अच्छा। झलकती का मतलब है दिखती। झलकती का मतलब है दिखती। बेबसी का मतलब है लाचारी, विवशता। बेबसी मतलब लाचारी और विवशता। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में एक गूंगे बच्चे और उसकी माँ की बेबसी का चित्रण किया गया है। रतन नाम का यहाँ पर एक बच्चा है जो हमेशा उनसे खेलते समय घबराता है और डरा हुआ रहता है, पर उसका डरावनापन या उसकी जो संकेतों वाली भाषा है वह समझ में नहीं आती है। पर अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा, अब वह बड़ा हो गया है और उसके साथ उसकी माँ उसके पास बैठी रहती है। वह जब भी हमसे खेलने आता था, उसके पास उसकी माँ बैठी रहती थी। उसकी नज़र हमेशा खेलते हुए रतन पर होती थी। उसकी माँ जब भी वहाँ बैठती थी, उसकी नज़र उसके बेटे पर रहती थी। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब वह छोटा बच्चा था और बहुत कुछ समझ नहीं पाता था, जब वह छोटा था तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, पर अब वह बड़ा हो गया है और समझदार हो गया है। अब उसे रतन की भाषा समझ में आने लगी है, क्योंकि रतन अभी समझदार हो गया है और उसे कैसे बोलना, कैसे बताना उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगा। उसे यह भी याद आने लगा कि कैसे उसकी माँ उसकी बेबस आंखों से अपने गूंगे बच्चे को निहारती थी। देखो बच्चों, हर माँ की बेबसी उसकी आंखों में नजर आती है, क्योंकि हर माँ अपने बेटे के लिए, अपने पुत्रों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ जो रतन था, इसे भी अपनी माँ की बेबसी उसकी आंखों में नजर आती थी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रतन से भी ज्यादा उसकी बेबस माँ थी, क्योंकि उसकी माँ की बेबसी जो है उसकी आंखों में छलकती थी। बड़ा होकर कवि एक गूंगे बच्चे की माँ की पीड़ा को महसूस करने लगा। इस कविता में जो कवि है, उन्होंने एक बच्चे के गूंगेपन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो बेबस है उसकी माँ है, क्योंकि उसके माँ को ये बात बार बार खटकती थी कि मेरा बेटा गूंगा है। क्योंकि देखो बच्चों, जो गूंगे लोग रहते हैं वो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, पर सामने वाले को उनके मन के भाव समझ में नहीं आते हैं। तो इस कविता में कवि ने एक गूंगे बच्चे की और उसके माँ की पीड़ा का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।